हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सन्यासी रिवॉल्ट यानी कि सन्यासी विद्रोह। इसे फ़कीर रिबेलियन यानी कि फ़कीर विद्रोह जैसे नामों से भी जाना जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि ये उन विद्रोहों में शामिल है जो 1857 यानी कि 1857 से पहले हुई थी। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी वो पहला ऐसा मौका था जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह किया, पर ऐसा नहीं है। 1857 से पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किए गए। आज के इस वीडियो में हम सन्यासी रिवॉल्ट से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे का कारण क्या था, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये सन्यासी रिवॉल्ट सक्सेसफुल रहा या फिर फेल हो गया। सन्यासी रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय सन्यासी और साधु इन बंगाल इन लेट 18th century विच टेक प्लेस अराउंड मुर्शिदाबाद एंड बैकुंठपुर। यानी कि इस सन्यासी विद्रोह की शुरुआत बंगाल से होती है और बंगाल के मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के इलाके से होती है। और इस सन्यासी विद्रोह की शुरुआत सन्यासियों द्वारा और साधुओं द्वारा की जाती है। साथ ही साथ इस सन्यासी रिवॉल्ट में फ़कीर भी शामिल थे, यानी कि जो मुस्लिम साधु संत होते हैं उन्हें फ़कीर कहा जाता है। इसीलिए इस सन्यासी रिवॉल्ट को, इस सन्यासी विद्रोह को फ़कीर विद्रोह भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस सन्यासी रिवॉल्ट का जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंद मठ में मिलता है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि 1857 पहली बार ऐसा नहीं था कि जब भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, बल्कि इससे पहले भी समाज के अलग अलग लोगों ने कई बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन किए और विद्रोह किए। सन्यासी रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड इन 1763 एंड एंडेड इन 1820। यानी कि इस सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1763 से होती है और ये ख़त्म 1820 आते आते हो जाता है। आपको कई जगह ये जो टाइम लैग है इस विद्रोह का, ये 1763 से लेके 1800 भी मिल सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ये जो विद्रोह था ये 1820 आते आते समाप्त हो गया। ठीक है। पंडित भवानी पाठक वॉज द लीडर ऑफ द सन्यासी रिवॉल्ट। यानी कि इस सन्यासी रिबेलियन का जो मुख्य नेतृत्व था वो पंडित भवानी पाठक के हाथों में था। इनके अलावा भी कई ऐसे संत, साधु, फ़कीर थे जिन्होंने इस आंदोलन में, इस विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम पंडित भवानी पाठक के अलावा अन्य साधु संतों, अन्य लीडर्स के नाम को जानते हैं जिन्होंने इस रिवॉल्ट में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उनमें से पहला नाम है देवी चौधरानी। वो इस विद्रोह में शामिल पहली महिला थीं और इनका रोल काफ़ी अहम है इस विद्रोह में। और इन्हीं के ऊपर पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है देवी चौधरानी, जिसमें जिक्र है उन बातों का कि कैसे देवी चौधरानी ने इस सन्यासी रिवॉल्ट में, इस फ़कीर रिवॉल्ट में अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा अन्य नेता थे मजनून शाह, जिन्हें मजनू शाह भी कहा जाता है, चिराग अली और मूसा शाह। ये जो तीन अन्य लीडर्स हैं, जो संत हैं, ये मुस्लिम हैं और मुस्लिम साधु संतों को फ़कीर कहा जाता है। इसीलिए इस सन्यासी रिवॉल्ट को, इस सन्यासी विद्रोह को फ़कीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू साधु संत ही नहीं बल्कि मुसलमान साधु संत भी शामिल थे। और ये जो सन्यासी रिवॉल्ट था इसमें ना सिर्फ हिंदू साधु संतों और मुस्लिम साधु संतों की एकता देखी गई, बल्कि इसमें महिलाओं का भी काफ़ी अहम रोल रहा। अब हम समझने वाले हैं कि आखिर इस सन्यासी विद्रोह, इस फ़कीर विद्रोह के पीछे का कारण क्या था, क्या रीज़न था इसके पीछे। फैमिन स्टक इन द रूरल एरियाज ऑफ द बंगाल। यानी कि बंगाल में स्पेशली जो गांव के इलाके थे वहाँ भीषण अकाल पड़ता है और इस अकाल की वजह से जो वहाँ के किसान थे उनकी पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं बचता। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि दे विल मूव टू द सिटीज़ फॉर फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, कि वो खाने के लिए शहरों में जाएंगे और वहाँ पे कोई भी काम करके, खेती के अलावा, क्योंकि खेती तो पूरी बर्बाद हो चुकी है, तो वो शहरों में जाएंगे और कुछ भी करके अपने लिए खाने की व्यवस्था करेंगे ताकि वो जी सके।
लेकिन इस टाइम पे भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पॉलिसीज़ नहीं बदलती। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांडेड टैक्सेस इवन आफ्टर द हॉरिबल फेमिन, यानी कि इतने भीषण अकाल के बाद भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लोगों से टैक्स वसूलना कम नहीं करती। क्योंकि आपको पता है कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो जगहें थी वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हक मिल चुका था कि वो वसूल कर सकती है टैक्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लोगों से टैक्स वसूलना शुरू कर देती है। भले ही वो अकाल की सिचुएशन से जूझ रहे हों, उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से अब लोग टैक्स तो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि अब उनके पास कोई अनाज है ही नहीं, तो उसे कैसे टैक्स में देंगे। जिसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके खेतों को कॉन्फिस्केट करती थी, यानी कि उनके जो खेत थे उन्हें वो अपने कब्जे में ले रही थी। और ये जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, इससे सिर्फ किसान छोटे मोटे परेशान नहीं हो रहे थे बल्कि बड़े बड़े जो ज़मींदार थे उन्हें भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस अकाल की वजह से सबकी आमदनी पर असर पड़ा था। जिसकी वजह से जो ज़मींदार थे उनसे भी वो कह रहे थे कि अगर हमें तुमसे टैक्स लेना है तो हमें लेना है, हमें नहीं पता कि तुम्हारे किसानों ने काम किया है नहीं, कैसे भी तुम्हें हमें करके टैक्स पे करना है। जिसकी वजह से ज़मींदार, किसान, जो छोटे मोटे लोग थे उनकी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो स्टॉप द संत और साधु फ्रॉम विजिटिंग देयर रिलीजियस प्लेस और पिलग्रिमेज। एक तरफ जहां किसानों की हालत ख़राब हो गई और ज़मींदारों की भी हालत ख़राब हो गई, कोई आमदनी नहीं थी, ऊपर से टैक्स कैसे भी करके देना था, तो इन सब के अलावा इसका इम्पैक्ट साधु संतों पे भी पड़ा, क्योंकि जो चीज़ें इन्हें अक्सर दान में दी जाती थी अपने धर्म के प्रति लगाव के वजह से, वो अब इन्हें भी नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि अब लोगों के पास खुद के लिए भोजन नहीं है, वो शहरों में जा रहे हैं, ज़मींदार के पास भी कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो दक्षिणा जो साधु संतों को मिलती आ रही थी वो भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये भी परेशान हो रहे थे। लेकिन इतने में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि जितने भी साधु संत थे इन पे कई तरह के बर्डन्स लगा दिए, कई तरह के रोक लगा दिए इनके ऊपर। कहा गया कि आप अपने तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ तो ये लोगों को पूरा परेशान कर रहे थे, ऊपर से इनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उसे भी बार बार ये आहत कर रहे थे। जिसके बाद फाइनली इस सन्यासी विद्रोह की शुरुआत की जाती है। और जैसा मैंने ऊपर बताया, इस सन्यासी विद्रोह में सिर्फ हिंदू साधु संत ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम फ़कीर थे वो भी इस आंदोलन में शामिल थे, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, टैक्सेस को लेकर जो विचार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उससे सब परेशान थे। तो इस तरह इस सन्यासी रिवॉल्ट की शुरुआत होती है। और इस सन्यासी रिवॉल्ट के ज़रिए जो सन्यासी थे वो जो ब्रिटिश सेना थी उससे भी उनकी कई बार झड़प होती है। वो कई फैक्ट्रीज को भी लूटते हैं, क्योंकि वो लोगों को इतना परेशान कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि सन्यासियों को ये रिवॉल्ट करना पड़ता है। The main objective of the Sannyasi revolt was to air the grievance and to remove the district magistrate who were Britishers। यानी कि इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो परेशानियां हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएं और बताया जाए कि वो कितना गलत कर रही है लोगों के साथ, और साथ ही साथ जो ज़िले में मजिस्ट्रेट हैं उन्हें भी हटाया जाए। क्योंकि जैसे ही लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया, उनकी ज़मीनों को कॉन्फिस्केट किया, मतलब हथिया लिया, जिसकी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ज़मींदार हो, या फिर चाहे वो खुद सन्यासी हो, फ़कीर हो। सो ये था मुख्य उद्देश्य इस विद्रोह के पीछे का। सन्यासी रिवॉल्ट वॉज फेल्ड बिकॉज ऑफ रीजन्स लाइक सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर सोशल इल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इस विद्रोह का कोई नतीजा नहीं निकलता, ये असफल हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त समाज में भेदभाव कुछ ज़्यादा ही था, ऊंच नीच, जाति के आधार पर, अपने रुतबे के आधार पर, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई और वो इस विद्रोह में उतने ढंग से शामिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये असफल हो गया। इसके अलावा जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थीं उस वक्त, जैसे उस वक्त जो महिलाओं की स्टेटस थी इंडियन सोसाइटी में, वो भी बहुत चिंता का विषय थी। भले ही देवी चौधरानी जैसी महिलाओं ने इसमें शामिल होकर जाहिर कर दिया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी किसी भी आंदोलन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त अभी भी समाज का एक बड़ा हिस्सा, समाज के एक बड़े हिस्से की महिलाएं जो थीं वो घरों में थीं और वो इस तरीके से विद्रोहों में शामिल नहीं हो सकती थी। इसके अलावा भी कई चीज़ें थी जिसकी वजह से इस आंदोलन को
असफल होना पड़ा। इसके साथ जैसे जैसे ये विद्रोह धीमा पड़ता चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पूरी तरीके से दबा दिया, इसका दमन कर दिया। और उस वक्त जब ये सन्यासी रिवॉल्ट हो रहा था, उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।